देखो, हम पिछली क्लासों में जो डिस्कशन कर रहे थे, हमने पिछली क्लासों में क्या डिस्कशन किया था। मैंने बोला था कि वो पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पिछले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, पिछले चैप्टर से रिलेटेड मैंने पास्ट ईयर पूरा देखा और मैंने अपने टाइम पे भी पढ़ा था। उसमें से अभी तक एक क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आते नहीं हैं, बट उस मामले में इसलिए मैंने उसकी छोटी क्लास ली। अब जो क्लास आएंगी वो आएंगी अब बैक टू बैक। अब तक मैं आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, ऑलमोस्ट नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं आपके। ठीक है, आपके एमसीक्यू वाली बुक हो गई, एक एमसीक्यू प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली एक बुक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, एमसीक्यू किस टाइप के पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहते हैं, विद इसकी टेक्निक, विद टेक्निक लर्न कर सकते हो। जैसे मैं अभी इन क्लासेस में बता रहा हूँ ना, विद टेक्निक में क्या क्या चीज़ें, कुछ निमोनिक वर्ड बता दिए, उस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बुक पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। अब बैक टू बैक 15-20 दिन लगातार क्लास आएंगी, लगातार आएंगी, और ये पूरा लॉ का सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। और आपके खुशी की बात बता दूं कि आपका 20 जो जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है 26 सितंबर, और ये इसकी टाइमिंग आसपास रहेगी 12 से 2 के बीच में आएगा, कभी भी आ सकता है। ठीक है, मैंने इंस्टीट्यूट में 3.5 साल काम किया हुआ है। इस बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी किसी नोन से बात हुई है। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 26 सितंबर को 12 से 2 के बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो पिछले चैप्टर में जो जो मैं तुम्हें जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, आपके पेपर निकलेंगे बहुत प्यार से। इसका लॉ का पेपर निकलेगा, नंबर भी 60 प्लस के अप्रॉक्स आएंगे आपके। बस आपको फॉलो क्या करना है, एक बंदे को फॉलो करना है। ये जो मैं बुक कर रहा हूँ ये न्यू बुक है। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, और ओल्ड बुक मैंने ये बगल में बना रखी है, ये ओल्ड बुक। तो हम इस दोनों बुकों में देखें, ओल्ड बुक और न्यू बुक में, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें इन चैप्टरों में प्रिवेंशन, ये जो चैप्टर है, एक मिनट, नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई नहीं, ये चल नहीं रहा, जब तक यहाँ देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन। अब देखना इसमें होता क्या है। पहले हम जो डिस्कशन किया वो प्रीवियस चैप्टर आपको बता दिया था मैंने। इसमें आपने पढ़ा, कंप्रोमाइज़ पढ़ा था, अरेंजमेंट पढ़ा था, ठीक है, एमलगमेशन पढ़ा था। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन स्पेशल कंपनी के बीच में हो गया, फॉरेन कंपनी के बीच में हो गया, ये क्वेश्चन कुछ सेक्शन के साथ हम कर रहे थे। वो सेक्शन, 1-2 सेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस छोड़ के कुछ नहीं जाना है। बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। लॉ में होता है सटीक लिखना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता सटीक याद करके लिखेंगे, मतलब डिट्टो टाइप लिख सकते हैं। कोशिश वो करनी है, रट्टा नहीं लगाना, बट कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब दोनों का ये क्या है, ये मिसमैनेजमेंट रुकना, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, इसका वर्ड समझते हैं, मतलब समझते हैं क्या होता है। मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं क्लासेस को, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको बस पेशेंस रखने हैं और सुनना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो उसका बस अभी पहले ये वेस बना लो, कहानी सुन लो, देन क्वेश्चन आंसर याद करवाऊँगा। क्वेश्चन आंसर याद डेली करवाऊँगा, उसके लिए अलग से क्लासेस आएंगी। अभी इस क्लासेस में बस सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, बस जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सुनते रहो, आराम से आपका CMA का पेपर निकलेगा। ठीक है, फाइनल का। मेजॉरिटी रूल बट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी, अब कंपनी बनी, कंपनी में प्रमोटर का पैसा होता है, जो कंपनी खोल लेते हैं। मेजॉरिटी पैसा इनका होता है, मान लो 80% है इनका, 20% लोगों का, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अब ये माइनॉरिटी छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा लगा रहते हैं। अब क्या होता है, कंपनी प्रमोटर खुद की अपनी मर्जी चलाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो खुद के अपने बेस पर डिसीजन लेते रहते हैं। तो इन माइनॉरिटी के लिए भी तो कोई कुछ होना चाहिए, इनकी कोई प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि इनके शेयर होल्डर का क्या होता है, जैसे स्मॉल शेयर होल्डर का एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, स्मॉल शेयर होल्डर 151 सेक्शन में। ठीक है, पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर, याद करना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लॉ के अंदर। ठीक है,
The concept of shareholder democracy in the present day, the corporate world, denotes the shareholders' supremacy in the governance of business and affair of corporate sector, either directly or through their elected representative. डेमोक्रेसी मिली हुई है, आजकल स्मॉल शेयर होल्डर का कंसेप्ट आया था, वो इस वजह से स्मॉल शेयर होल्डर को भी क्या मिला हुआ है, डेमोक्रेसी मिली हुई है, जो लोग कम पैसा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं कंपनीज के अंदर. Democracy means the rule of people by people for people. In that the context, the shareholder democracy means the rule of shareholders by shareholders and for the shareholders in corporate enterprises to which the shareholder belong. अब यहाँ तक तो ये काली पीली की कहानी सुनाएगा, अंडर द कंपनीज एक्ट, द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें बताएगा. ये कोई काम की नहीं है. यहाँ से यहाँ तक देखो, फालतू का समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं. अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा पावर ऑफ मेजॉरिटी. मेजॉरिटी की पावर समझ लेते हैं. पावर क्या होती है मेजॉरिटी की, धीरे धीरे कंसेप्ट पे आएंगे. पावर ऑफ मेजॉरिटी, मेंबर्स राइट टू वोट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द शेयर होल्डर मे एक्सरसाइज इट एज ही थिंक फिट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस एंड इंटरेस्ट. However, this rule is modified by act in certain cases. A special resolution, for instance, require for majority 3.4 those who voting in the voting meetings, and therefore पावर ऑफ मेजॉरिटी की बात होती है जब छोटे छोटे लोग मिलते हैं और एक पावर बनाते हैं मेजॉरिटी डिसीजन लेने के लिए. आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए 3/4 हो गया या 1/4 हो गया, 50% जिसकी वोटिंग हो, 51% हो गया जिसकी वोटिंग राइट्स होते हैं. जैसे अब 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75% स्पेशल मेजॉरिटी हो गई. 25 थी 75, 75%. जब हम बोलते हैं ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, देन वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपके हक में है. देन वेयर द एक्ट ऑफ, उसने नीचे दे भी दिया, आर्टिकल रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एनी पर्पस, 3/4 मेजॉरिटी इज नेसेसरी. वो लिख के भी दे रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन में. कोई केस हुआ होगा देन उसके ऊपर बता रहा है. अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे भी, ये वो कोई काम का नहीं है जहाँ से तुम्हारे पेपर में कुछ आने वाला हो. जो पेपर में आने वाला है हम तो उस पर फोकस करेंगे, बाकी कहानी तो दे ही रखी है वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी टाइम निकाल के बस थोड़ा सा रीड करना, बुक को पूरा रीड करना है. मैं करवा ही रहा हूँ, मेरे साथ धीरे धीरे रीड करते रहो. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ से ले लेते हैं. द प्रिंसिपल नॉन इंटरफेरेंस, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी लॉ इज दैट एवरी मेंबर होल्ड इक्वल राइट्स. इसमें बोला गया है कि हर मेंबर के पास क्या है, इक्वल राइट्स होते हैं. ठीक है, पर वोटिंग पावर तो इक्वल नहीं होती. जिसके पास शेयर ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा है, जिसके पास शेयर कम है उसकी पावर कम है. हम बोलते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो मुकेश अंबानी की शेयर होल्डिंग देखोगे कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा होगी. इसकी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन वो लेता है और बाकी लोगों का भी बहुत पैसा लगा हुआ है, तो हम कहते हैं वो मुकेश अंबानी की कंपनी है ना, क्योंकि वो प्रमोटर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, MD रहे हैं. देन बट उनके पास पूछूं 100% पावर है, 100% पावर उनके पास भी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ शेयर उनके पास हैं. देन इसलिए उनकी कंपनी कहलाती है और उन्होंने स्टार्ट की थी. विद अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द सेम क्लास, इन केस ऑफ डिफरेंस amongst the member, the issue is decided by vote of majority. The basic principle of non-interference with the internal management of the company by the court is laid down in the celebrated cases. कुछ केसेस के बारे में बता रहा होगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दी गई, ये सारी चीज़ें बोली गई. ठीक है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपको ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, ये एक्सेप्शन द रूल ऑफ ये पूरा केसेस के बारे में बता रहा है. यहाँ से कुछ नहीं. एक्शन में भी टेकन बाय द शेयर होल्डर इन कॉमन लॉ. अल्ट्रा वायर्स क्या होती हैं, अल्ट्रा वायर्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. वेयर द डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर परफॉर्म एन इलीगल और अल्ट्रा वायर्स एक्ट अकॉर्डिंग द कंपनी में लिखा हुआ था इस तरीके से काम करना, बट ये लोग डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का. An individual shareholder has right to bring an action. In such case, the shareholder has right to restrain the company by an order or injunctions of the court from carrying out an ultra vires act. ठीक है,
जो क्या होता है, गड़बड़ हो रही है, ये सारी चीज़ें उनके बारे में ये लोग बता सकते हैं। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, इस देखो नई बुक के अंदर ये सारी खास चीज़ें डाली गई हैं। पहले ओल्ड बुक के अंदर आप देखोगे, ओल्ड बुक के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी। लाइक मैं अगर देखूं यहाँ पे बात करूं ओल्ड बुक की, तो यहाँ पे इस तरीके का नहीं था। यहाँ पूरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, देन फिर ये आगे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने ऐड और की हैं। हालांकि यहाँ पे भी सेम चीज़ डली हुई है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। कुछ कुछ तुम्हें नया मिलेगा, कुछ कुछ बस यहाँ पे नई बुक में और ओल्ड बुक में यहाँ तक अभी कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ये बहुत सारे पॉइंट दे दिए, अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, डायरेक्ट मेन चीज़ों के ऊपर लेके चलता हूँ। अब हमारे जो काम की बात आई है वो यहाँ है। अब एक MCQ और, जैसे ऑपरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, अगर आप हाईलाइट नहीं करके चल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये लाइन आप हाईलाइट कर लो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं कहीं से आते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं भाई, और गलती कच्चा खा के आते हैं, वहाँ पर गलती हम ही करके आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो डिफाइन नहीं हैं, तो 3 ऐसे वर्ड हैं लॉ के अंदर जो डिफाइन नहीं है कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी। ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइन इन द एक्ट, और एक कंप्रोमाइज अरेंजमेंट वाले चैप्टर में था जो मैंने आपको हाईलाइट कराया था। अगर आपको देखना है वो चैप्टर में हाईलाइट कराया हुआ है तो आप एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो, ताकि आपका नंबर ना कटे यार। आप पढ़ किस लिए रहे हो, नंबर नहीं ना आए फ़ायदा नहीं। पहले ही वो भी दे रखा था, कहाँ पहुँच गए हम। एक मिनट लगेगा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। कौन सा वर्ड है जो इसके अंदर डिफाइन नहीं है, वी आर बिजनेस। मैंने कहीं तो देखा है वो वर्ड जो कि वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हम गोली करके आ जाते हैं। वो पूछ ले कौन कौन से वर्ड हैं जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो एमलगमेशन इज नॉन डिफाइन इन द कंपनीज एक्ट, और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन वो थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं है, ध्यान रखना। गलत ऑपरेशन स्पेलिंग मत लिख देना, नहीं तो इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई आराम से, मैं काम की चीज़ों पे आ गया, इसलिए टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। अब फोकस करते हैं, जो चीज़ें काम की हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाला, वो चीज़ें डिस्कस करी जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बजाय टाइम पास के। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों, जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगे, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे। ये वर्ड याद रखना, ये चीज़ याद रखना, याद रख लेना। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी लॉ शुड बी यूज इन वर्ड जेनेरिक sense and not in any strict literal sense. Law provides for the grounds on which case of the operations can be made. The meaning of terms operation as explained by the Lord Cooper in the historic case. अच्छा, ये पूछ ले कि वो किसने डिफाइन किया था, तो ये भी तो आ सकता है एग्जाम के अंदर। मान लो पुरानी क्लासों में वो, पिछले पेपर में वो आ गया, अब इनमें ये भी तो दे सकता है वो, क्या दिक्कत है उसे देने में, है क्या दिक्कत है उसे देने में, दिक्कत तो है नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है भाई। प्रोफेशनल एग्ज़ाम, प्रोफेशनल नाम मतलब कुछ भी, ठीक है। तो याद रखना किसने डिफाइन किया था, लॉर्ड कूपर ने, ठीक है। द सेंस ऑफ द मैटर सीम्स टू बी दैट कंडक्ट कंप्लेंट ऑफ शुड एट
एट द लोएस्ट इन्वॉल्व इज विजिबल डिपार्चर फॉर द स्टैंडर्ड। ये लाए क्यों गए, देखो बताया क्यों गया, आया क्यों। इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या थे, पिस जाते थे। जो बड़े वाले शेयर होल्डर थे तो वो मज़े लेते थे, और छोटे वाले शेयर होल्डर बेचारे पिस जाते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। तो कंपनी लॉ में सोचा और लोगों ने बात की, इसके ऊपर एक एक्ट बनाया गया, बताया गया कि यार इस चीज़ को भी एक्ट में डालो, कंपनीज के अंदर ऊपर एप्लीकेबल करो, क्योंकि कंपनी क्या करती हैं, छोटे लोगों को दबा देती है। तो राइट टू अप्लाई टू टर्मिनल, टर्मिनल के पास राइट दे देगा तो सेक्शन 244 के अंदर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ कंपनी शैल हैव टू राइट अप्लाई अंडर सेक्शन 241 नेमली। देखो कौन कौन कर सकता है, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल है नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ अ कंपनी, और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट डाल लेना भाई से, रट्टा लगाओ कुछ भी करो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, पर यह आता है केस लॉ के अंदर। घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, इतने मेंबर हैं, ये हैं वो हैं, जब मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कशन करूँगा देन आपको बताऊँगा कैसा पेपर में आता है। नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर विच एवर इज लेस, और एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/5 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ध्यान रखना विच एवर इज लेस, और एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, 1/10 not less than 1/10 of issued share capital. Second, in case of the company not having share capital, not less than 1/5, मुझे यहाँ की 1/5 आ रही थी इसलिए मैंने यहाँ गलत बोल दिया, आई थिंक यहाँ 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर, टर्मिनल में वेव ऑल एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड पॉइंट ये कहता है, और where any member of a company are entitled to make an application under subsection 1, any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest, may the application on behalf and for the benefit of all of them। देखो यहाँ तो होगी इंग्लिश पढ़ने वाली बात, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब मैं आपसे बात करूँ अब तक आ रखा होगा ये 3 या 4 बार, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, ये छोटी सी लाइन लिखी हुई है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, जब कैसे लिखना होता है वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पहले अपना बुक का सिलेबस ख़त्म करते हैं। देन जब मैं दोबारा से क्लासेस बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, अगली क्लास से नोट्स भी चालू हो जाएंगे, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स विद क्वेश्चन, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनके भी क्वेश्चन आएंगे, उनके क्वेश्चन बाद में आएंगे। जैसे पिछले चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन बाद में आएगा, ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर इनके क्वेश्चन बाद में लेके आऊँगा। 2-4 चैप्टर ऐसे जिनके क्वेश्चन बाद में, ठीक है। 1 मिनट दो, पानी पी लेते हैं, देन फिर चालू करते हैं एप्लीकेशन वाइज सीजी। जब तक आप पढ़ो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पढ़ो। एप्लीकेशन बाय द सीजी टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। देखो एप्लीकेशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशंस एटसेट्रा। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, होता क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो फाइल एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी क्या कर सकती है, फाइल कर सकती है क्या ट्रिब्यूनल के पास, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन मैनर जुडिशियली टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो रहा है या पब्लिक परेशान है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को कि भाई आप इस मैटर को देखें कि इस मैटर में हो क्या रहा है, किसके राइट्स हो रहे हैं या मिसमैनेजमेंट, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु कंप्लेंट दैट, कौन कंप्लेंट, किसने कंप्लेंट की है, द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन द आर बीइंग कंडक्टेड इन मैनर ऑफ जुडिशियली टू पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, और इन मैनर ऑफ जुडिशियली ऑप्रेस दबाव। देखो ऑप्रेस का मतलब आप सर्च करना, आपको पता चलेगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई भी गलत काम हो रहा है, कुछ गलतियां दबाया जा रहा है, किसी के राइट्स को दबाया जा रहा है,
या हम किसी कंपनी के अंदर मिसकंडक्ट कर रहे हैं। मिसकंडक्ट किसके साथ कर सकते हैं? मिसमैनेजमेंट किसके साथ कर सकते हैं? मैनेजमेंट ठीक नहीं है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, देन तब ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन किसको हम दे सकते हैं? ट्रिब्यूनल को। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे सकती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी वो 241 के अंदर दे सकती है, ठीक है। कोई भी ये यहाँ बोला एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु कंप्लेन डेट, ठीक है, टू हिम और एनी अदर मेंबर और मेंबर इन अ मैनर प्रेजुडिशियली टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट, द मटेरियल चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी whether by an alteration in the board of directors or manager or in ownership of company shares or its membership, मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है या क्या चीज़ें हो रही हैं, देन क्या कह सकते हैं? हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। इट इज़ लाइकली टू डेट द अफेयर ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियली टू इट्स द इंटरेस्ट और इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स may apply to tribunal provide such manner as right to apply under section 244, जो किया था हमने, जहाँ पे एक मैनर है, एक तरीका है कौन कर सकते हैं। 100 मेंबर चाहिए, 110 शेयर कैपिटल तो 110 चाहिए, विच एवर इज लेस चाहिए, लाइक दैट। ये पॉइंट हमने डिस्कशन किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा और ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लो। द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ it is the opinion that the affair of the company are being conducted in the manner prejudicial to public interest, it may be itself apply to the tribunal for an order under this chapter, and all the applications shall be made before the principal bench of tribunal, the principal bench of tribunal के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू रेफर, क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्या पावर है? देखो, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैव इंसर्ट सब सेक्शन 3 241 enabling सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो क्या कर सकती है, कंपनी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक एप्लीकेशन दे सकती है। एनी पर्सन मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, इंटरफेरेंस कर रहा है या प्रेसिस्टेंसी, नेग्लिजेंसी और ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड ट्रस्ट तोड़ रहा है, बिजनेस नॉट कंडक्टेड विद द साउंड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंस कमर्शियल प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट कंडक्टेड इन एनी मैनी इंजरीज टू इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री टू बीच ऑफ द कंपनी, जो गड़बड़ होती रहती हैं, आप देखते हो बहुत सारी गड़बड़ें होती भी रहती हैं कंपनी के अंदर, तो उन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर है, ठीक है। अब पावर उसके पास है तो पावर ट्रिब्यूनल के पास भी होगी। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? एप्लीकेशन आई ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है कंपनी के साथ? आप खुद सोचो, मेरे पास एक थर्ड पार्टी, मान लो मैं कोई बंदा हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास कोई परेशान होकर आता है कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें, पहले मैं जांच पड़ताल करूँगा, देन कुछ ना कुछ मैं या तो कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे दूँगा। अगर मुझे लगता है ये कंपनी गड़बड़ कर रही है, या तो पेनल्टी ठोक दो, ठीक है, पेनल्टी ठोक दो, या उसके पैसे रिकवर करवा दो जिसके साथ धोखा हुआ है, ऑपरेस्ट हुआ है, परेशान किया गया है, मिसमैनेजमेंट किया गया है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल भाई क्या करते हैं, अंडर सेक्शन 242 के अंदर सुन लेते हैं कहानी क्या है। सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सेक्शन के बेस पे हम आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, और इम्प्रेशन तभी पड़ता है जब भाई हम सेक्शन के साथ लिखते हैं। नंबर तभी 60+ आएंगे जब हम सेक्शन के साथ लिखेंगे। बात सुनो अब यहाँ पे, द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट सच मेंबर ऑफ पर्सन्स एज ए डायरेक्टर हु मे बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल ऑन सच मैटर एज ए ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। ट्रिब्यूनल में अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज ए डायरेक्टर, वो अपॉइंट कर सकता है, उसके पास पावर है। द ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन क्या हो सकते हैं ट्रिब्यूनल के, that the company affair are being conducted in manner of prejudicial oppressed to any member or members, public interest हो गया, manner prejudicially interest of company that bind up, मैंने पहले ही बोला था वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर है भाई। जिसके पास पावर है और उसे लगता है गलत काम कर रही है तो उसे क्या कर देना चाहिए, उस कंपनी को बंद कर देना चाहिए। और यही हम कह रहे थे और वही ये बता रहा है कि उसके पास पावर है, पावर है तो है, ठीक है। That the binding of the company would unfairly prejudice such
members or members, but that otherwise the fact would justify to making of winding up. बट ऐसी किसी कंपनी को आप वाइंडिंग अप नहीं कर सकते, जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है, जस्टिफाई ग्राउंड होना चाहिए, जस्टिफाई सारी चीज़ें होनी चाहिए और कंपनी को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है एग्रीव्ड पार्टी रहेगी कंपनी, उसके साथ आप मान लो किसी गलत कंप्लेंट कर दी और आप बंद कर दो, ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, और कर भी दिया तो फिर गलत है वो चीज़। आगे देखो भाई, an order that subsection may provides the regulation of conducting affair of the company in future, the purchase of share interest of any in order subsection may be provide। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी इन केस ऑफ द परचेज ऑफ शेयर्स है, क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ की है। तो हम क्या कर रहे हैं आज की क्लासों में, जो अभी हम क्लास ले रहे हैं, मेरी पिछली 2-3 क्लासेस देखोगे उनमें बहुत ज़्यादा मैंने मटेरियल डाला नहीं, बहुत ज़्यादा मैं लंबी खींच नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं इनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो आ सकता है वही डाल रहा हूँ। ये जस्ट रीड करना है आपको, सिंपली रीड करके आप आगे बढ़ना, ठीक है, रीड करना क्या, बस आपको थॉट प्रोसेस को डेवलप करा रहा हूँ मैं, आपको माइंड डेवलप करा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वहाँ मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, वहाँ प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, वहाँ सारा कुछ होगा, ठीक है। ये मत सोच लेना भैया ऐसे ही करा रहे हैं, हवाबाजी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने भी पेपर दिया है CMA का, 60+ मैं भी लेके आया हूँ, तो आपको नंबर दिलाऊंगा मैं, ठीक है। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, देखो उसके पास फिर से कुछ ना कुछ पावर दे दी गई, टर्मिनेशन कर सकता है या मॉडिफिकेशन कर सकता है सर्टेन एग्रीमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि उसको पैसे दिलवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास जो पावर है उसका पावर का इस्तेमाल करें तो वो क्या कर सकता है, जो माइनॉरिटी के साथ या जिनके साथ घपला हुआ है या कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, देन उनके साथ वो क्या कर सकते हैं, वो उनके मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऐसे सच सिनेरियो में अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई भी करवा सकता है। तो वही चीज़ें वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। सच ऑर्डर शैल नॉट गिव रेज टू एनी क्लेम वट एवर वेन द अगेंस्ट अ कंपनी एनी पर्सन और डैमेज फॉर और कंपनसेशन फॉर लॉस और ऑफिस हुआ है एनी अदर रेस्पेक्ट आइदर इन द परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट और अदरवाइज। ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़ना, ये प्रोवाइडेड द टर्मिनल शैल नॉट बी द ग्रैंड लीव अंडर द क्लॉज, ये आ गया पूरी चीज़ें कहानी। ये जो बोला उसने ये वाली लाइन ध्यान रखना, पर्सन कंडक्टेड अनफिट बाय द टर्मिनल अंडर सेक्शन 244(4)(a) शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर 5 years अनलेस अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टर्मिनल। ये थोड़ी सी कहानी पढ़ना, यहाँ पे रुक के पढ़ना और समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, उसके पास पावर है, वाई वो ट्रिब्यूनल है। तो आप फीलिंग को समझो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं मैं वहाँ पे तो आराम से रुक के इत्मीनान से आपको बताऊँगा। बाकी काम है आपको समझाना। ये क्लासेस 2-3 बार देखनी है, MCQ देखने हैं, जब मैं डालूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डालूँगा वो देखने हैं, याद जो करवाऊँगा क्वेश्चंस वो करने हैं और फिर पेपर देना है, पास हो जाओगे, गारंटी। लोग गारंटी नहीं देते, मैं गारंटी दे रहा हूँ फ्री में भी आपको 60+ की। बस एक टीचर को फॉलो करो, पर उसकी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नोट्स प्लस ये वो जो क्या स्ट्रेटजी है उसकी, क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें ला रहा हूँ, वो चीज़ें आप फॉलो करनी हैं, देन आपके नंबर आएंगे। फ्री में तो टीचर देते नहीं हैं, तो जिसने क्लास ले रखी है उसकी क्लास फॉलो करो, जिसने नहीं ले रखी है वो हमारी क्लास फॉलो कर लो, ठीक है। जिसको जो ठीक लगता है वो करो, ठीक है। एन एप्लीकेशन में भी फाइल्ड और एनी अदर, ये देखो क्लास एक्शन। क्लास एक्शन क्या है, पहले सेक्शन 245 पढ़ लो, आपने 241 से पढ़ा, 241 से पढ़ रहे हो आप इस वाले में, अब 245 तक आ चुके हैं। एन एप्लीकेशन जो सेक्शन इंपॉर्टेंट बताया था मैंने 244 बताया था, ठीक। बाकी सारे नॉर्मल सेक्शन है, फालतू की बात है, जैसे क्लास सेक्शन है अभी, ये भी ऐसा ही है। एन एप्लीकेशन में भी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन में भी टेकन अंडर दिस सेक्शन
by any person, group of person or any association of persons representing the persons affected by an act or omissions. पहला पॉइंट, such number of members or members, depositors or depositors or any class of them as the case may be, as are indicated in subsection 2 may, if they are of the opinion that the management or conduct of affairs of the company are being conducted in manner prejudicially to the interest of a company or its member or depositors, file an application before the tribunal on behalf of the members or depositors. देखो बहुत सी सारी कहानी सुना दी उसने, इसमें जो पढ़ोगे अब यहाँ पर देखोगे कोई काम का नहीं है, ये आएगा नहीं सेक्शन में से कुछ भी, रद्दी है ये, ठीक है। आपको सिर्फ जो आ सकता है, पर हाँ मतलब क्या है पता है होना चाहिए, थोड़ा सा हमने पढ़ के देखा क्या चीज़ें हैं। अभी क्लास ऑफ एक्शन बता रहे कि कौन एप्लीकेशन देगा, किस तरीके से क्या क्या करेगा, पूरी कहानी सुना दी। द रिटेन ऑफ द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट द अल्ट्रा वायर्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द सेम, पूरी एप्लीकेशन ये उसके पास चलेगी। किसके पास? क्लास एक्शन। एन एप्लीकेशन में बी फाइल्ड एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर दिस सेक्शन बाय द पर्सन्स, कुछ भी क्या एक्शन लिया गया, क्या चीज़ें करी गई वो फाइल्ड करना, ठीक है, क्या मैनेजमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें। यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से एमसीक्यू के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। डेली क्लास आएंगी, अब उस तरीके से करना है जिस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया है ना। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 और सेक्शन 245। मैं आपको जो बता रहा था, मैं आपको देखो क्या चीज़ बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा था आपको, मैंने अभी तक आपको ये जो अपने नोट्स बनाए, ये मैंने आपको डिविडेंड वाला चैप्टर कराया, बुक वाले पे कराया, मेरी इसमें से दूसरे वाले लैपटॉप में पड़े हुए हैं, जो मैंने बताए जो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से नोट्स आपको मिलेंगे। हर चैप्टर के नोट्स बन रहे हैं, तैयार कर रहा हूँ मैं, दूसरे वाले लैपटॉप में है मेरी, पूरी बुक तैयार कर रहा हूँ मैं, आपको मिलेंगे, याद भी करवाऊँगा, ठीक है। जैसे कह रहा है इसको देखो एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, बिट क्वेश्चन से लेके सारा क्वेश्चन मैं मर्ज करके एक बेहतरीन सी बना रहा हूँ आपके लिए। इंस्पेक्शन वाली देखो चैप्टर बनवाया था आपके लिए, ये देखो पूरा चैप्टर याद भी करवाया था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं और जो चीज़ चैप्टर इसके बाद के चैप्टर जो मैंने पढ़ाए 2-3 ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाए और इनमें कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा मैंने टाइम बर्बाद नहीं किया, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ से जो आने वाली बुक है, यहाँ पुरानी बुक में तो अभी और भी चीज़ें हैं, पुरानी बुक में देखोगे तो और भी चीज़ें, जो नई बुक है यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ से एमसीक्यू चालू हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, देखो अपने आप को, हमने पढ़ा था हाउ मैनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने ध्यान दिया हो या फिर नहीं भी ध्यान दिया हो तो आपको इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो आप जब हम कंपनी पढ़ रहे थे वहाँ देख लेना। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी भी कंपनी को बनाने के लिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 कम से कम, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने बताओ, कितने? 7। इन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट कंपनी 51 शेयर हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे हों, स्टेट गवर्नमेंट ले रखे हों, या बोथ ने ले रखा हों, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली, तब भी क्या कहेंगे? एनी और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन तो इसका डी ठीक है, ठीक है। जैसे ही ये सब वर्ड, ये सारे एमसीक्यू सब कुछ मिक्स हो के बहुत अच्छी तरीके से मैं डालने वाला हूँ। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लास बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलेंगी, बैक टू बैक, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डालूंगा, इसको अपलोड कर दूँ, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सब कुछ आने वाला है, सितंबर में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।